आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की तीसरे कालखंड रीतिकाल पर। रीतिकाल के नामकरण को लेकर बातचीत करेंगे। रीतिकाल के प्रवर्तक के जो थे उस पर बातचीत करेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक को लेकर जो मतभेद है उस पर बातचीत करेंगे। रीतिकाल का जो उपविभाजन किया गया उसको भी हम संक्षेप में देखेंगे। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का तीसरा कालखंड है और इस कालखंड की जो समय सीमा मानी गई है वो 1645-50 से 1845 या 50 तक हम मान सकते हैं। 1650 से 1850, ठीक है। तो ये इस कालखंड की एक समय सीमा है। इस कालखंड के भीतर जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य को रीतिकाल नाम दिया गया है। रीतिकाल नाम देने के पीछे जो तर्क थे उस पर हम बातचीत करेंगे और इस काल का जो नामकरण किया गया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि किस विद्वान ने क्या नाम दिया है और वो कहां तक सही है। इसके अलावा इस कालखंड का जो उपविभाजन किया गया है, चाहे वो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त हो, चाहे वो रीति ग्रंथकार कवि, अन्य कवि हो, चाहे वो मुक्त रीति और बद्ध रीति हो, इन सब पे हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे रीतिकाल एक कालखंड के रूप में। तो रीतिकाल समय सीमा जैसे मैंने कहा 1650 से 1850 ईस्वी तक, ये समय सीमा हम इसकी मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कालखंड, ये जो रीति है, पहले हम नाम पे बात कर लेते हैं कि इसका जो नाम पड़ा रीतिकाल वो क्यों पड़ा, ये किसने नाम दिया। तो ग्रियर्सन ने इस कालखंड को रीतिकाव्य नाम दिया। रीतिकाव्य। और मिश्र बंधु इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगारकाल नाम दिया। रमाशंकर शुक्ल रसाल, कलाकाल, ये एक नाम दिए गए इसके। हम इन पे बातचीत करेंगे, इन सारे नामों पे। इसके साथ ही हम बात करेंगे रीति शब्द पे। तो पहले तो हम ये कह लेते हैं कि ये रीति शब्द कहां से आया। तो जो ये कालखंड है 1650 से 1850 वाला कालखंड है, इस काल के लगभग सारे कवियों ने रीति शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये मानना था, चाहे देव, जैसे देव कहते हैं अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, या भिखारीदास कहते हैं क्या, काव्य की रीति सीखी सो कवि न सो। तो ये इसी तरह से और भी बहुत सारे कवि हैं, उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग किया है। तो एक तो हम रीति को छोड़ देते हैं एक बार, पहले ये समझते हैं जैसे रीति है तो ग्रियर्सन ने इसको रीति काव्य नाम दिए कि ये रीति का काव्य है, एक ही तरह की रीति का काव्य है, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल नाम दिया। उनका ये कहना था कि इस काल में कविता को अलंकृत करने की और विशेष प्रवृत्ति रही। इन कवियों का अलंकार पर विशेष जोर रहा, अलंकार पे जोर दिया इन्होंने, तो इसलिए इस काल को अलंकृत काल कहेंगे। रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि ये जो है ये रीति का काल है। रीति काल नाम क्यों दिया, उन्होंने इसलिए नाम दिया कि यहां जो ये एक तो काव्य, ये रीति है, ये क्या है, ये रीति क्या है, ये काव्य रचना की एक पद्धति या परिपाटी, प्रणाली। तो ये रीति जो है ये काव्य रचना की एक पद्धति है, परिपाटी है, प्रणाली है, इसलिए इस कालखंड को हमने रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि श्रृंगार काल है ये, क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की बहुलता है, इस काल में रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है
कि श्रृंगार और वीर दो ही रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इसलिए रस के हिसाब से इस कालखंड को कोई अगर श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल नाम दिया। उनका कहना था कि इसमें इस काल में कला पक्ष पर जोर दिया गया, ये जो कला पक्ष है इस पे जोर दिया गया, इस पे ज्यादा बल दिया गया, कला पक्ष को ज्यादा प्रमुखता दी गई। इसलिए काव्य के दो पक्ष होते हैं ना, तो कला पक्ष जो होता है उस कला पक्ष पर ज्यादा बल दिया गया, ज्यादा जोर दिया गया, इसलिए इस काल को हम कला काल कहेंगे। तो जो जैसे पहले एक मैंने बात की थी रीतिकाल की, तो रीतिकाल बाद में ये जो सर्व स्वीकार्य नाम हुआ वो रीतिकाल नाम स्वीकार हुआ। क्यों हुआ इस पे हम बातचीत करते हैं। तो रीतिकाल नाम इसलिए स्वीकार हुआ कि इस कालखंड के लगभग सारे कवि जो हैं वो काव्य रचना को एक पद्धति या एक परिपाटी या प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। अभी हमने बातचीत की थी, अभी हम जैसे मैंने कहा कि इस कालखंड के सारे कवियों ने काव्य रचना को एक प्रणाली या परंपरा या परिपाटी के रूप में स्वीकार किया। कैसे, देखिए इस काल के सारे कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र जो था उसके हिसाब से काव्य रचना की। संस्कृत काव्य शास्त्र में जैसे ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत काव्य शास्त्र में लक्षण ग्रंथ लिखे गए कि कविता कैसी होनी चाहिए, काव्य कैसा होना चाहिए। तो काव्य कैसा होना चाहिए इसके लिए वहां ग्रंथ लिखे गए। तो उसमें क्या लिखा गया, उसमें लिखा गया कि भाई एक ग्रंथ काव्य में अगर प्रबंध काव्य है या प्रबंध है, मुक्तक है या खंड काव्य जो भी है, तो उसमें एक नायक होगा, उसमें एक नायिका होगी, ठीक है, उसमें कोई रस होगा, उसमें छंद आएगा, वो किसी न किसी छंद में होगा, उसमें अलंकारों का प्रयोग होगा, उसमें सरग आएंगे, इसको समय कह लो या खंड कह लो, ठीक है। इसी तरह से उसमें काव्य गुण आएंगे और इसके हिसाब से काव्य रचना होगी। कोई भी काव्य रचना इसके हिसाब से होगी। कैसे, उसमें नायक नायिका भेद और ये सारा, उसमें नायक नायिका भेद भी आएगा, ये लिख लो, इसमें नायक नायिका भेद जो इसमें आ ही रखा है ऑलरेडी है, फिर भी हम इसको अलग से दिखा देते हैं। तो ये देखो, ये सारा है, इसके हिसाब से काव्य रचना होगी। संस्कृत काव्य शास्त्र में ये कहा गया कि इसके हिसाब से काव्य रचना होगी। अब इसके हिसाब से काव्य रचना होगी तो जो हिंदी के जो इस कालखंड के सारे कवि थे, इस कालखंड के सारे कवियों ने इसके हिसाब से काव्य रचना की, इसके हिसाब से काव्य रचना कर रहे थे। वो सारे के सारे यहां से प्रेरणा ले रहे थे, इसके अनुकरण पर काव्य रचना कर रहे थे। तो सारे के सारे कवि एक ही रीति से काव्य रचना कर रहे थे, एक ही रीत थी उनकी, एक ही रीत, ये रीत बन गई थी कि सारे के सारे पहले अगर कविता सीखनी है तो वो क्या करेंगे, तो वो पहले ये सीखेंगे, वहां सीखेंगे कि इसमें एक नायक होता है, एक नायिका होती है, एक इसमें कोई एक छंद होता है, अलंकारों का प्रयोग करना है, रस होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, ये सीखना पड़ेगा। ये सीखने के बाद हम कवि बन गए, और कवि बन गए तो हम कविता रचना करेंगे। और सारे के सारे कवि ऐसे ही कर रहे थे इस कालखंड में। इसको एक रीति बना ली, एक परंपरा बना ली, परिपाटी बना ली, परिपाटी परंपरा, या इसको रीत, जैसे मैंने ऊपर कहा ये रीति, फिर इसको इसीलिए इसका नाम पड़ा रीति। और क्योंकि ये रीति है, ये काल है, तो रीति का काल था, तो इसको इसलिए इसको रीतिकाल नाम दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो परंपरा बन गई थी, परिपाटी बन गई थी, काव्य रचना की एक पद्धति या शैली। और उसके बाद चूंकि इस कालखंड के कवि सीख गए कि कविता कैसे रचते हैं, तो वो सिखाने लगे। वो जो थे, जैसे मिश्र बंधु ने क्या कहा, मिश्र बंधु ने कहा कि आचार्य या कवि लोग तो काव्य रचना की शिक्षा देते थे कि काव्य रचना कैसे करते हैं, कि काव्य रचना में अमुक अमुक विषय उपयोगी है, अमुक अमुक विषय अनुपयोगी।
जैसे श्रृंगार रस का वर्णन करना है तो उसमें एक नायिका रहेगी, नायक रहेगा, प्रकृति का चित्रण करना है और कौन सा रस आएगा, छंद आएंगे और साथ में काव्य गुणों का प्रयोग करना है। तो ये एक काव्य रचना की पद्धति, एक परिपाटी बन गई। सारे लोग ऐसे ही काव्य रचना करने लग गए इस कालखंड में। इसलिए इस कालखंड को क्या नाम दिया गया? रीतिकाल नाम दिया गया। सारे कवि एक हिसाब से रचना करते। जैसे हम भक्ति काल में देखते हैं तो भक्ति काल में इस तरह का नहीं है, आधुनिक काल में भी ऐसा नहीं मिलता है, रीति काल में भी इस तरह का नहीं मिलता है। पर इस कालखंड में सारे कवि एक रीति से, एक ही परिपाटी से, एक ही रास्ते पे जा रहे थे, एक ही जगह से प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। कहां से? संस्कृत काव्य शास्त्र। ये लिखो, संस्कृत काव्य शास्त्र। तो ये संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं और उसके अनुकरण पर, इस संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर, इसके अनुकरण पर काव्य रचना हो रही है संस्कृत काव्य शास्त्र की। तो इसके अनुकरण पर काव्य रचना होने की वजह से, वहां से प्रेरणा ग्रहण करने की वजह से, वहीं से सीखने की वजह से इस कालखंड को एक रीत बन गई। तो सारे कवि जो थे यहां से देख कर काव्य रचना सीख रहे थे, यहां से देख कर काव्य रचना कर रहे थे। इसलिए इस कालखंड को कहा गया रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल नाम दिया गया। अब इसकी ये समझ में देखो, इसको दूसरे रूप में समझो और इजी में, कि जैसे एग्जाम दे रहे होते हैं, सारे बच्चे एग्जाम में बैठे होते हैं और बहुत सारे जैसे नकल करते हैं, कई बार बच्चे नकल करते हैं। तो एक बच्चा जैसे लिखता है दूसरा वैसे लिखता है। इसी तरह से एक कवि ने वहां से देख के सीखा, दूसरे ने सीख के, दूसरे ने वहीं से सीखा और कवि बन गया, तीसरे ने भी वहां से संस्कृत काव्य शास्त्र से सीखा और कवि बन गया। इसी तरह से सारे जो लोग थे वो ऐसे सीख के कवि बनने लग गए और फिर कवि बनने लगे तो कवि बनने की शिक्षा देने लग गए, कविता करने की उपदेश देने लग गए, कविता सिखाने लग गए। ठीक है, तो ये जो परंपरा, ये परिपाटी बनी, इसलिए इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रवर्तक की। रीतिकाल का जो प्रवर्तक है उस पर हम बातचीत करते हैं। तो रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में दो मत हैं मुख्य रूप से। एक तो है नगेंद्र का। नगेंद्र मानते हैं कि केशवदास जो है वो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। एक मत है रामचंद्र शुक्ल। इनका मानना है कि चिंतामणि त्रिपाठी, तो दो मत है। एक मत कृपाराम का है, तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वो मानते हैं कि हित तरंगिणी जो 1541 में लिखी गई। तो देखो, नगेंद्र का ये मानना है, नगेंद्र ये मानते हैं कि केशवदास जो थे वो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। क्यों हैं? उन्होंने कहा कि केशवदास ने सबसे पहले काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण किया। शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण किया। केशवदास ने शास्त्रीय पद्धति पर काव्यांगों का निरूपण किया। इसलिए केशवदास जो है इसके, और केशवदास जो थे हम जानते हैं हम सब कि ये अलंकारवादी कवि थे। ठीक है, अब उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि चूंकि केशवदास ने ही किया, ये सही बात है कि काव्यांगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर सबसे पहले केशवदास ने ही किया, और केशवदास अलंकारवादी कवि थे, हम सब मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि केशव के आदर्श पे काव्यांगों की परंपरा नहीं चली। काव्यांगों की परंपरा रीति, या इस जो रीति निरूपण है, रीति निरूपण की परंपरा किससे चली? चिंतामणि त्रिपाठी से चली। और चिंतामणि त्रिपाठी क्या थे? वो रसवादी थे। ठीक है, और भाई केशवदास रीति निरूपण की परंपरा जो थी वो केशवदास के नाम पे नहीं चली और केशवदास से नहीं चली, वो चली चिंतामणि त्रिपाठी से। उन्होंने कहा हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे हुआ, वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। इसलिए रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को ही मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये हो क्या हो गए, चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी है, दूसरा
इनकी जो अविरल और अखंडित परंपरा, उसके हिसाब से चिंतामणि त्रिपाठी इसके प्रवर्तक हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मानते हैं कि हित तरंगिणी 1541 में लिखी गई, इसमें नायिका भेद है। ठीक है, नायिका भेद, नायिका भेद का चित्रण किया गया, इसलिए हित तरंगिणी इसके जो पहला ग्रंथ है हम इसको मानेंगे। तो ये तीन मुख्य रूप से है। केशवदास को लेकर इसलिए माना जाता है और कि केशवदास जो थे इनका आचार्यत्व है बहुत प्रसिद्ध है, आचार्यत्व, और इनका गांभीर्य, इनका जो गांभीर्य कवि व्यक्तित्व है ना, उसके हिसाब से ये एक प्रवर्तक के रूप में माने जाते रहे हैं। और क्योंकि चिंतामणि का जो व्यक्तित्व है, वो चिंतामणि के व्यक्तित्व वो गांभीर्य नहीं है, आचार्यत्व वाला, आचार्यत्व का जो गांभीर्य है वो केशवदास में है। इसलिए नगेंद्र ने माना कि केशवदास इसके प्रवर्तक हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का जो व्यक्तित्व है वो गांभीर्य वाला नहीं है, उसमें वो गंभीरता और आचार्यत्व का गुण कम दिखाई देता है, इसलिए चिंतामणि त्रिपाठी से नगेंद्र ने प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल जो तो वो चिंतामणि त्रिपाठी को ही मानते हैं, बच्चन सिंह भी इसको ही मानते हैं, बच्चन सिंह। तो ये प्रवर्तक को लेकर बातचीत थी, वो हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं इसका जो विभाजन किया गया, उप विभाजन किया गया। जो रीति काल है इसका उप विभाजन किया गया। तो इसका उप विभाजन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तीन तरह से किया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में उन्होंने लिया है चिंतामणि, मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, रसलीन, तोष, श्रीधर, सुरति मिश्र। तो ये सारे के सारे जो किस में आएंगे, ये आएंगे रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध में उन्होंने रखा है बिहारी को ओनली, और रीति मुक्त में उन्होंने रखा है घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव। तो ये रीति मुक्त हो गया। अब इसको ही उल्टा किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, इस विभाजन को उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या उनका विभाजन क्या है, उन्होंने इसको कहा बद्ध रीति। ठीक है, तो बद्ध रीति, बद्ध रीति और बद्ध रीति और ये मुक्त रीति। अब बद्ध रीति का भी दो तरह से उन्होंने किया है। बद्ध रीति के दो भाग हो गए, एक तो रीति चेतस। रीति चेतस में कौन आते हैं, तो उन्होंने लिखा है चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, ग्वाल, प्रताप शाही, ये उन्होंने रखा है रीति चेतस में। ठीक है, और काव्य चेतस, एक दूसरा विभाजन जो है काव्य चेतस का है। काव्य चेतस, काव्य चेतस में उन्होंने लिखा है मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, ये काव्य चेतस में है। और मुक्त रीति का विभाजन उन्होंने क्या किया है, मुक्त रीति का विभाजन उन्होंने दो तरह से किया है। एक तो क्लासिकल, क्लासिकल, इसको अभिजात्य भी कह लो। इसमें उन्होंने रखा है
ओनली बिहारी को, और एक दूसरा विभाजन किया है वो है स्वच्छंद, और स्वच्छंद में उन्होंने रखा है इसको गणानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव। ये बच्चन सिंह का विभाजन है जिसपे हम बातचीत कर रहे थे। एक दूसरा विभाजन जो था वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया है उन्होंने रीतिबद्ध का नाम दिया, इसका नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो दिया है रीति ग्रंथकार कवि, रीति ग्रंथकार कवि, इसको प्रतिनिधि कवि मान लो, प्रतिनिधि कवि। तो इन सब में रखा है रीति के प्रतिनिधि कवियों को, और अन्य कवियों में ये जो इसका नाम दिया है उन्होंने अन्य कवि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है, रामचंद्र शुक्ल। और ये जो बद्ध रीति है ये है बच्चन सिंह का। इस विभाजन पे हम बातचीत कर रहे थे। हमने देखा कि 3 तरह से विभाजन हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त नाम से किया है, और बच्चन सिंह ने इसको बद्ध रीति कहा है। बद्ध रीति का 2 तरह से विभाजन हो गया है। एक तो काव्य चेतस, काव्य चेतस में मतिराम भूषण देव पद्माकर, और रीति चेतस में चिंतामणि भिखारीदास, जसवंत सिंह ग्वाल, प्रताप शाही। इसी तरह से मुक्त रीति का विभाजन 2 तरह से हो गया। क्लासिकल अभिजात्य जिसमें ओनली बिहारी आते हैं, स्वच्छंद जिसमें गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको रीति ग्रंथकार कवि या प्रतिनिधि कवि रूप माना है। चिंतामणि, मतिराम भूषण देव पद्माकर, अश्लीन, ये जो पूरे के पूरे कवि हैं इनको रीतिकार का प्रतिनिधि ग्रंथकार कवि माना है। अन्य कवियों में उन्होंने गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव को माना है। इस तरह से हमने देखा इस कालखंड में रीतिकाल का जो विभाजन किया गया, रीतिकाल के नामकरण को लेके इसके जो 4-5 नाम दिए गए उस पर हमने बातचीत की। रीतिकाल का उप विभाजन है उसको हमने संक्षेप में समझने की कोशिश की, और इस रीति क्या है ना। तो कवि लोग जो प्रेरणा ले रहे थे संस्कृत काव्य शास्त्र से, उसके बारे में भी हमने बातचीत की। नेक्स्ट टाइम हम आगे हिंदी साहित्य के इतिहास के 4थे कालखंड पे बातचीत करेंगे।